नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 215वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी नहीं रहे। उन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में लगभग 9 माह पूर्व गिरफ्तार किया गया था। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया उस समय वह गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। तब से अब तक स्टेन स्वामी अपनी अस्वस्थता के आधार पर अपनी जमानत करने की असफल कोशिश करते रहे। शर्मनाक यह है कि उन्हें जेल में पानी पीने के लिए स्ट्रॉ सिपर हासिल करने के लिए भी कानूनी जंग लड़नी पड़ी। हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद किए गए स्टेन स्वामी पार्किंसंस बीमारी से ग्रस्त थे। इसे आधार बनाकर उन्होंने अदालत से स्ट्रॉ और सिपर की मांग की। तब एनआईए ने अदालत में उनकी मांग का विरोध किया। एनआईए ने कहा कि स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ और सिपर नहीं दिया जा सकता। वह भी तब जब तंत्रिका तंत्र से जुड़े इस डिसऑर्डर में शरीर में अक्सर कपकपाहट होती है। मरीज का शरीर स्थिर नहीं रहता और संतुलन नहीं बन पाता। इसी वजह से स्टेन स्वामी को पानी का गिलास पकड़ने में परेशानी होती थी। पार्किंसंस बीमारी के अलावा स्टेन स्वामी अपने दोनों कानों से सुनने की क्षमता लगभग खो चुके थे। जेल में वह कई बार गिर भी गए। 2 बार हर्निया के ऑपरेशन की वजह से उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें जेल के अस्पताल में रखा गया था। उनकी मौत के बाद बुद्धिजीवी वर्ग में आक्रोश है। कई नामचीन हस्तियों ने फादर स्टेन स्वामी की मौत की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। एक पक्ष यह कह सकता है कि उन पर लगे आरोप गंभीर थे। जिन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन धाराओं में जमानत नहीं दी जा सकती थी। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि मामले की जांच कर रही एनआईए बीते 3 सालों में उनके खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं कर पाई? एनआईए ने उन पर माओवादी होने का आरोप जरूर लगाया, मगर 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कुछ साबित नहीं कर पाई। क्या इससे लगता नहीं है कि स्टेन स्वामी को महज राजनीतिक मतभेद के कारण गिरफ्तार किया गया? फिर सवाल उठता है कि उन पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन गंभीर धाराओं के कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती थी। मगर क्या यह भी सच नहीं है कि देश के संविधान में अस्वस्थता की स्थिति में मानवीय आधार पर जमानत दिए जाने की व्यवस्था है? क्या फादर स्टेन स्वामी के मामले में उनकी 8 दशक से अधिक उम्र और गंभीर अस्वस्थता का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था? वैसे भी देश का संविधान जमानत हासिल करने को नागरिक का अधिकार मानता है। तो क्या इस मामले में दिवंगत स्टेन स्वामी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि इस कार्यक्रम के जरिए किसी की तरफदारी की जा रही है। कहने का मतलब है कि जिसने अपराध किया हो उसे हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को अपराध की सजा न मिलना भी अराजकता पैदा करता है। मगर सवाल है कि अगर फादर स्टेन स्वामी वाकई दोषी थे तो 3.5 साल में उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया जा सका? अगर सबूत पेश नहीं किया जा सका तो अदालत ने उनकी ओर से लगातार दी जा रही जमानत की अर्जी पर गंभीरतापूर्वक विचार क्यों नहीं किया? अब यह बहस का विषय नहीं है कि वह अस्वस्थ थे या नहीं, क्योंकि वह जिस अस्वस्थता का हवाला देते हुए जमानत की मांग कर रहे थे उसी अस्वस्थता ने उनकी जान ले ली। इस पूरे मामले में मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फादर स्टेन स्वामी की त्रासद मौत दरअसल न्यायिक हत्या है। इसके लिए गृह मंत्रालय और अदालतें संयुक्त रूप से जवाबदेह हैं।
न्याय का तकाजा है कि उनकी मौत की जिम्मेदारी तय हो। कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीताराम येचुरी और यशवंत सिन्हा ने दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जिसने जीवन भर गरीबों, आदिवासियों की सेवा की और मानव अधिकारों की आवाज बना, उन्हें मृत्यु की घड़ी में भी न्याय एवं मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। सवाल सिर्फ फादर स्टेन स्वामी का नहीं है। उनसे जुड़े मामले में गौतम नवलखा समेत 1 दर्जन बुद्धिजीवी जेल में बंद हैं। स्टेन की तरह इन लोगों को भी इंतजार है कि जांच एजेंसी एनआईए इनके खिलाफ कोई सबूत पेश करे या फिर अदालत इन्हें जमानत दे। यूएपीए के तहत देश भर में दर्ज मामले भी इसी तरह के हैं। 90% मामले अदालतें खारिज कर चुकी है। मतलब साफ है कि ऐसे खतरनाक कानूनों का इस्तेमाल असहमतियों और मतभेदों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। देश में इससे पहले भी पोटा, मीसा जैसे कानूनों का बेजा और शर्मनाक इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में निदान यह है कि खतरनाक कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर अदालतों को सतर्कता बरतनी चाहिए। एक नियम बनाया जाए जिसमें यह तय हो कि एक निश्चित अवधि में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। त्वरित और लगातार सुनवाई हो। यह नहीं कि एक 84 साल का बुजुर्ग खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सालों साल अदालत का चक्कर काटता रहे। चक्कर काटते काटते उसकी मौत हो जाए। जाहिर तौर पर ऐसी मौतों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो लोगों में न्याय का भरोसा कम होता जाएगा, सत्ता निरंकुश होती जाएगी। निरंकुश सत्ता लोकतंत्र की दुश्मन होती है। सवाल है कि जब इन हथकंडों से लोकतंत्र की प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी, व्यवस्था ही संदेह के दायरे में आ जाएगी, तब इस देश का क्या होगा? यह समझने का वक्त है, साथ ही गंभीरता से सोचने का वक्त है। हमें सोचना होगा कि यह व्यवस्था इस देश और इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जाने पर आमदा है। नमस्कार।